अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि क्या तराजू के पलड़े बराबर हो गए। मेरे कप्तान आज मुसलसल तीसरी रात जेल में गुजारेंगे। 1999 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद गुज़िश्ता 24 बरसों में दूसरे वज़ीर आज़म को अटक जेल में कैद किया गया। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद मेरे कप्तान को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाना था, जैसा कि 13 जुलाई 2018 को मियां नवाज शरीफ की लंदन से लाहौर एयरपोर्ट वापसी पर उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था। लेकिन मेरे कप्तान की गिरफ्तारी के बाद कानून को यकसर नजरअंदाज करके उन्हें अटक जेल भेज दिया गया। अटक जेल की कहानी तो 120 साल पुरानी है, जब अंग्रेज सरकार ने 1904 में पहली बार बगावत के जुर्म में मुलविस शहरियों को यहाँ कैद किया था। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर में भी सियासी कैदियों को यहाँ कैद किया गया था। अटक जेल से जुड़ी माजी की तल्ख यादों के तनाजुर में मेरे कप्तान के वकील ने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि मेरे कप्तान को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस अहम दरख्वास्त की समाअत होगी। दूसरी जानिब तोशाखाना केस के फैसला आने के 48 घंटे बाद भी कानूनी माहिरीन इस पर सवालात उठा रहे हैं कि फैसला चाहे यही होता, लेकिन कानूनी अमल को फॉलो करना जरूरी था। मुल्जिम का हक है कि वो अपने दिफा में गवाह पेश कर सके। अदालत गवाहों को सुनकर कोई मुनासिब हुक्म जारी कर सकती थी, लेकिन जज की जानिब से यह कहना कि गवाह केस से मुतल्लिका नहीं सरासर नाइंसाफी है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में जो बेंच मार्क सेट किया है, उस पर असेंबली के 342 अरकान का पूरा उतरना मुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। तोशाखाना केस से जुड़े तमाम मामलों पर हम 9 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान की गिरफ्तारी को मकाफात अमल क्यों करार दिया जा रहा है? अगर मेरे कप्तान को तोशाखाना केस में रिलीफ मिला तो क्या उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार किया जा सकता है? सवाल नंबर 2, इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट में हफ्ते को तोशाखाना केस का फैसला सुनाया जाता है और 20 मिनट में पुलिस लाहौर जमान पाक मेरे कप्तान की गिरफ्तारी के लिए पहुंच जाती है। क्या आम शहरी के लिए भी कानून इतनी ही तेजी से हरकत में आता है? सवाल नंबर 3, तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्जाम लगाया जा रहा है कि तोशाखाना केस में नाइंसाफी हुई, फैसला जल्दबाजी में सुनाया गया। मेरे कप्तान के वकील की जानिब से लगाया गया जल्दबाजी का इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है? सवाल नंबर 4, एवनफील्ड रेफरेंस केस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। अल अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की अदालत में दरख्वास्त के बाद उन्हें कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया था। इसी कानून के मुताबिक तोशाखाना केस का फैसला आने के बाद मेरे कप्तान को अडियाला जेल ले जाया जाना था, फिर क्या वजह हुई कि अडियाला के बजाय उनको अटक जेल ले जाया गया? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान की गिरफ्तारी के बाद उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ कुछ हलकों की तरफ से सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई। एक सियासी रहनुमा जेल में है, क्या उनकी अहलिया को इस तरह टारगेट करना दुरुस्त है? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान की पहली गिरफ्तारी 9 मई को हुई और दूसरी गिरफ्तारी 5 अगस्त को हुई। दोनों गिरफ्तारियों के मौके पर पीटीआई के एहतजाज के हवाले से वाज़ेह फर्क क्यों नजर आया? सवाल नंबर 7, तोशाखाना केस के जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम चला रही है, यहां तक कि लंदन में भी उनका पीछा किया जा रहा है। माजी में मेरे कप्तान की तरफ से नून लीग पर इल्जाम लगाया जाता रहा कि वो अदलिया पर हमले करते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से इस तरह किसी जज को टारगेट करना क्या दुरुस्त तर्ज अमल है? सवाल नंबर 8, कहा जाता है कि तोशाखाना केस में मेरे कप्तान की गिरफ्तारी का फायदा पीडीएम को आइंदा इंतखाबात में होगा। मेरे कप्तान की गिरफ्तारी के फौरन बाद तहरीक इंसाफ पेशावर की तहसील का इलेक्शन जीत गई, क्या इस हवाले से पीडीएम की मनसूबाबंदी गलत साबित हो गई? सवाल नंबर 9, तोशाखाना केस में मेरे कप्तान की गिरफ्तारी के बाद क्या इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए? क्या यह गिरफ्तारी या नाअहली ही पलड़े बराबर करेगी या नवाज शरीफ की वापसी किसी और पलड़े की मुंतजर है? इन तमाम सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर ही सीनियर तजियाकार इरशाद भट्टी साहब आज यहाँ पे मौजूद हैं। मामले खुसूसी बराए दाखिला मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, सर बड़ा फैसला आया पिछले हफ्ते, वीकेंड के ऊपर ये फैसला आया, पलड़े बराबर करने का कह रही थी नून लीग, हो गए सर पलड़े बराबर हो गए? नहीं, एक कसर रह गई है। धीमी आंच पे हलवा पक रहा है, एक कसर रह गई है, वो है नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं। वो सज़ाएं माफ़ होंगी, वो वापस आएंगे, वो इलेक्शन को लीड करेंगे। इमरान खान जेल में होगा तो पलड़े बराबर, तराजू का पलड़ा बराबर। इमरान खान जेल में होगा? हाँ, जेल में होगा। नवाज शरीफ साहब खुल के सियासत करेंगे। हाँ, ये नवाज शरीफ साहब अपनी जमात को इलेक्शन की सरबराही करेंगे, अपनी इलेक्शन कैंपेन की। ये मैं नहीं कह रहा,
ये मेरी मुस्लिम लीग मेरे कप्तान की मुखालिफ मुस्लिम लीग जो है वो कहती है कि पलड़े तब बराबर होंगे नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो, नवाज शरीफ साहब की सज़ाएं ख़त्म हो, नवाज शरीफ लीड करें, इमरान खान जेल में हो। तो लिहाजा अब एक धीमी सी आंच है, हलवा पक चुका है, प्लेटें लग चुकी हैं, बस उस देग को उठाकर उन प्लेटों में डालना है, और वो डालना किस तरह है कि सज़ाएँ ख़त्म हो, नंबर 1। नंबर 2, आपने बड़ा एक मज़े का सवाल किया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस पे, यानी मिस डिक्लेरेशन और फॉल्स डिक्लेरेशन पर सज़ा मिली है इमरान खान साहब को। तो मिस डिक्लेरेशन फॉल्स, वो ये छोड़ दीजिए कि ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर इमरान खान ये केस हार चुके थे, क्योंकि वो तोहफे उन्होंने कहा था लेने नहीं, छुपाने नहीं, बेचने तो एक अलग बात है। और ये भी छोड़ दीजिए कि जज हुमायूं दिलावर को ये केस नहीं सुनना चाहिए था, जस्टिस आमिर फारूक को उनकी दरखास्तें नहीं सुननी चाहिए थी, और हक़ के दिफा देना चाहिए था। जहाँ इतना डिले हो गया 1-2 दिन, शायद उनकी फ़्लाइट थी इस वजह से लंदन की, इस वजह से उन्होंने जल्दी आज ही सुना दिया, और फिर 30 सफ़ाती फ़ैसला 30 मिनट के अंदर बाहर आ गया, और फिर वो 20 मिनट के अंदर ज़मान पार्क पुलिस पहुँच गई, और फिर अडयाला की बजाय अटक चले गए। ये सारा छोड़ दीजिए, और ये भी छोड़ दीजिए मुस्लिम लीग ने कहा घड़ी ली, सस्ती ली, बेची, तो और तो कैश जमा कराया, किसी और के अकाउंट से पैसे या वगैरह वगैरह, जो जजमेंट में नहीं है। ठीक, सवाल ये है कि 2 बुनियादों पर नाअहली हुई है, मिसडिक्लेरेशन, फॉल्स डिक्लेरेशन, और इसके 2 नुक्ते हैं। इलेक्शन कमीशन फॉर्म बी के खाना 2C में जो तोहफे मिले वो डिक्लेयर नहीं किए, और फॉर्म 2J में तोहफे जो पास हैं आपके पास, आपने बेच दिए हैं या आपने आगे गिफ्ट कर दी हैं, ये डिक्लेयर नहीं किया। अब इस पे आ जाइए, बाकी 342 को तो छोड़ दीजिए, सारे अफसरों को छोड़ दीजिए, 446 सफाती जो तोशाखाना का रिकॉर्ड है उसको छोड़ दीजिए, मैं 1 मिनट लूँगा, उस तोशाखाना रिकॉर्ड को छोड़ दीजिए, 20 साल रिकॉर्ड, हालांकि इसमें नवाज शरीफ साहब की 2 टर्म्स नहीं आ रही। और मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 27 तोहफों वाले, 23 करोड़ के तोहफे ले जाने वाले, 13 घड़ियां ले जाने वाले, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या फॉर्म बी के खाना 2C में लिखा क्या, और उसके बाद उन्होंने फॉर्म 2J के खाना फिल किया हुआ है। और 55 तोहफों वाले, ये वो तोहफे हैं जो खरीदे गए, मुफ्त जो ले गए वो इमरान खान साहब के भी 58 से ऊपर है, बाकी सब। तो नवाज शरीफ साहब ने जो 9-10 करोड़ के तोहफे लिए, 11 घड़ियाँ लीं, और 5 रोलेक्स घड़ियाँ 35 लाख में मुझे दे दें, 36 लाख में मैं ले लूँ, और मर्सिडीज सुजुकी कार पे ली, छोड़ दीजिए, और जो एक गाड़ी ली रोलेक्स करके उसको छोड़ दी। क्या नवाज शरीफ ने 2C फिल किया, 2J फिल किया, और आखिरी आसफ अली जरदारी 13 करोड़ के तोहफे, 11 घड़ियाँ और वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ छोड़ दी। ख्वाजा आसफ साहब जो आपके प्रोग्राम में बहुत बड़ा इंकशाफ करके जा चुके हैं कि हमें अप्रैल 2019 में हमसे रब्ता कर लिया जाएगा, पंजाब भी ले लो, मरकज़ भी। अच्छा, 4 करोड़ 14 लाख की वो घड़ियाँ 42 लाख में ले गए, 4 करोड़ तो क्या वो फॉर्म 2C फॉर्म 2J फिल हुआ है, नहीं हुआ तो अटक इनका भी मुकद्दर है, अटक पे इनको भी पहुंचाना चाहिए। तार साहब, मैं सबसे पहले आई वांट यू टू कमेंट कि ऐसी क्या जल्दी थी कि जल्दी का इल्जाम लगाया जा रहा है, 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस स्टैंड बाय के ऊपर ठक करके जमान पाक पहुंचती है। स्टैंड बाय पे नहीं थी पुलिस। जब भी किसी की कन्विक्शन होती है, ऑर्डर में लिखा जाता है वेरेवर ही मे बी अरेस्टेड। ठीक है, वो लाहौर थे। हाँ। इस्लामाबाद की पुलिस ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा, कब? कन्विक्शन के बाद, घंटे बाद, 20 मिनट में नहीं हुआ फैसला। देखिए, रिपोर्टिंग लेट होती है, जैमर शैमर लगे होते हैं, जब फैसला हुआ 15 मिनट तो लग गए होंगे ना। 12:30 बजे फैसला आया। गिरफ्तारी कितने बजे हुई? 12:50 में। नहीं सर, कोई 1-1 बजे हुई। 12:50 के ऊपर कनाल के ऊपर गाड़ियां पहुंच गई, खबरें पहले चल गई थी। मगर इस्लामाबाद पुलिस ने कन्विक्शन का खबर मिलते ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा कि आप पंजाब पुलिस को कहें कि इनको अरेस्ट करें। ठीक है, जो कि एक तरीकेकार है। कोई भी इस तरह अरेस्ट होता है, अगर नवाज शरीफ साहब को ASF अरेस्ट कर सकती है जहाज के अंदर जाके, मतलब आप देखें ना, एक सिविल एविएशन के रूल्स हैं, ASF का तो मैंडेट ही नहीं अरेस्ट करना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई अनहोनी हुई है, बट ये जहां भी होता है ऐसे ही होता है कि एक एजेंसी दूसरे को लिखती है कोई तुम्हारी ज्यूरिस्डिक्शनल। एक शख्स का मुझे एग्जांपल दीजिए जिसको इस तरह अदालती फैसला आया, रोज पकड़ते हैं। चले मैं 20 मिनट अच्छा, बड़ी अच्छी बात आप बताएं कितनी देर सर? 2 मिनट के अंदर। सर, मुजरिम अहमद बूटा, मोहम्मद बख्श वो अदालत के अंदर खड़ा होता है बेचारा धोती पहन के। आप किस दुनिया की बात करें मंसूर साहब? मैं शहर की बात। सर शहर, मैं कहता हूं शहर में ना हो। सर, पहली बात ये कि इमरान खान साहब पॉलिटिकल एलीट हैं, लाडले हैं, अनटचेबल हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड और है, बाकियों के लिए और है। कोई मुजरिम होता
ये ट्रायल था 2 महीने का जिसको 11 माह चलाया गया। ठीक है। 37 आपकी हाजिरी माफी की दरखास्तें जो हैं वो मंजूर हुई हैं। अता तारड़ होता शायद आधी दरखास्त भी मंजूर ना होती, मैं हथकड़ियां लगा के कटहरे में खड़ा होता नुक्कर में लग के। ओके। आप अदालत नहीं आते, आप जिस दिन आपको पता है कि कोई फैसला एक्सपेक्टेड है आप लाहौर चले जाते हैं, 2 बेल्स लगी हुई है नैब की, उसमें नहीं आते। तो ये कोई और होता, आपके 20 मिनट का जवाब ये है कि वो 2 मिनट में अरेस्ट हो जाता। 30 सफ़ों का फैसला 30 मिनट में लिखा जा सकता है? देखिए, जब फैसला महफूज हो ना तो फिर 24 घंटे होते हैं फैसला करने के लिए। फैसला महफूज कर लिया था 12 बजे, नहीं 12 बजे तक का टाइम दिया था ना जज साहब ने। आखिरी अपॉर्चुनिटी जब दी, आखिरी दिन तो कोई कार्रवाई नहीं ना हुई, तो ऑब्वियसली आपके पास कॉन्टूर्स होते हैं। आप एक बकायदा उसको जॉट डाउन कर रहे होते हैं, केस के नोट्स बना रहे होते हैं साथ साथ। प्रॉब्लम ये है, इस ट्रायल पे सवालात उठाए जा रहे हैं, इसकी लेजिटिमेसी पे इसको क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये ट्रायल ठीक था कि नहीं था। कोई आम पाकिस्तानी होता 2 महीने में ये ट्रायल मुकम्मल हो चुका आपकी बाय द वे प्रेजेंस के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है सर। मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, एक्चुअली मैं पाकिस्तानी डालने के लिए जाते थे, ये इल्जाम है मैं पाकिस्तानी शहरी हूं सर। मैं जिस मर्जी कोर्ट में जाऊं, जब मर्जी जाऊं, अल्लाह ताला से डर के कहता हूं। मैं तो किसी को नहीं कहा कि ले लें और पेट्रोल बम और डंडे सोटे लेके आओ, पीटीवी पे हमला कर दो। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अदालत में बैठ के अदालत की प्रोसीडिंग्स भी देखता हूँ, सुनता भी हूँ। मगर जिस तरह 6 साल फॉरेन फंडिंग चला ना, 6 साल, 1 स्टे ऑर्डर, 2 स्टे ऑर्डर। एक और बात, किसी आम पाकिस्तानी को ये राइट नहीं है कि ट्रायल के दौरान उसकी 11 पिटिशन हाई कोर्ट एंटरटेन करे, उसकी 2 पिटिशन सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करे। इधर पिटिशन जाती थी, इधर नंबर लगता था, सुबह हियरिंग के लिए फिक्स्ड, आप और मैं चलते हैं सुबह रजिस्ट्री, भट्टी साहब को भी ले जाते हैं और जाके उन्हें कहते हैं कि कल हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगाएं। 2 हफ्ते से पहले आपका केस लग जाए तो मेरा नाम अता तारड़ नहीं। मैं वैसे इसके अलावा जो दीगर लोगों के नाम भट्टी साहब ने लिए, मैं नेक्स्ट राउंड में आपसे चाहूंगा कि आप उसका भी जवाब दीजिए कि जो आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, जो उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं की हुई, उसके बारे में आपका क्या जवाब है। लेकिन अजहर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये तारड़ साहब ने क्लैरिफाई किया है जी कि अरेस्ट क्यों इस तरह हुआ, फैसला क्यों आ गया इतनी जल्दी 30 सफ़ात का, और जल्दबाजी का इल्ज़ाम जो आपकी जमात की जानिब से लगाया जा रहा है वो कहते हैं वैलिड नहीं है। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बल्कि इमरान खान साहब को तो आउट ऑफ द वे जाके जो है वो रिलीफ मिले हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। अच्छा, वो पता है आपको, हुमायूं दिलावर साहब का नाम पूरा है हुमायूं दिलावर तारड़। जितने फैक्ट्स तारड़ साहब को पता है, क्या हुआ, ऊपर कैसे हुआ, नीचे कैसे हुआ, कौन किधर गया, कौन किधर से आया, फैसला कब लिखा जा रहा था, मैं तो हैरान हो गया यार। मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। और मुझे अब चले बहरहाल, मैं आपको जरा बड़ी जबरदस्त बात, नाम मैच करें। आई डोंट थिंक दे आर रिलेटेड। तारड़ साहब इज नॉट, तारड़ साहब यू नॉट रिलेटेड। मैं क्योंकि यहाँ मौजूद था ना, ये बाहर बैठे हैं तो मुझे ज्यादा रियलिटी का पता है, ये थोड़ा दूर है रियलिटी से। अच्छा जी सुन लिया कर हिम्मत करके, फिर जवाब दे दी सारे। अब चलते हैं आगे। मैं आपको इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां बताने लगा हूँ। यूसुफ रजा गिलानी, आपको याद है वो जो पैसे देते लेते, एक ट्रायल पड़ा हुआ है सर, वो जी सर, वो ट्रायल फंड जुर्मायत होगी है उसमें सर। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को। मजाक बनाया हुआ इन्होंने कि ट्रायल फास्ट करना है। जरा मैं बता तो दूं आपको, इनको शायद पता नहीं है। मैं तो जो कि पहले दिन से केस के साथ अटैच हूँ, केस तरह समझ लीजिएगा इशू क्या है। ये जो कह रहे हैं ना हाई कोर्ट आए मेरे साथ, किस दिन हाई कोर्ट में, अगले दिन सेम डे दरखास्त लगानी, मैं लगवा दूंगा, अता तारड़ की दरखास्त लगा दूंगा। ये जो कह रहे हैं पता नहीं सेम डे क्या हो गया ऐसा। अब सुन लीजिएगा इशू क्या है। इशू बड़ा सीधा सा है। इशू ये है, पहले तो ये क्लियर कर दूं, ये करप्ट प्रैक्टिस या करप्शन का केस नहीं है। पूरी दुनिया में शोर डाला है इमरान खान ने, करप्शन कर दी। ओ भाई, ये मिस डिक्लेरेशन का केस है, सेक्शन 137 पढ़ लें। मेजर मिस डिक्लेरेशन हुई तो ये करप्ट प्रैक्टिस के तहत सजा होगी। ये नहीं लिखा कि ये करप्ट प्रैक्टिस होगा। अजहर साहब, वो मैं चाहूंगा कि आप दोनों ही वकला हैं, लैंग्वेज जो है ना वो ऐसी इस्तेमाल करें कि आम पब्लिक समझ सके। हम आप लोगों की जो टिपिकल कानूनी लैंग्वेज है उससे जरा इस्तेमाल करेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, ये जो इल्जाम है अजहर साहब, ये जो कहा जा रहा है, कितनी उनकी हाजिरी से सस्ता है जी? कितनी? 37 हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्तें मंजूर होती हैं। आम आदमी के लिए भी सर होता है अजहर साहब इस तरह? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आ जाए, मैं दिखा देता हूं आपको। मैं चैलेंज कबूल कर ले, मैं आपको इससे ज्यादा दरखास्तें दिलवा दूंगा। आप तो भूल गए हैं शायद शहबाज शरीफ की, वो आपको याद है वो अपना रिमांड पे गए होता था, प्रोडक्शन ऑर्डर आते थे उस पे, इस इश्यू पे ना, फिर मैं साबित कर दूंगा इस बात को। फिर मुझे केस बना लेते थे, मैं आपको बड़ी आसानी समझा लेता हूँ आम आदमी के लिए। केस ये है कि गलत बयानी की है इमरान ने, करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्या गलत बयानी की है? उन्होंने जनाब जो खरीदे हैं ना, जो पैसे दिए हैं, वो पैसे बिल्कुल ठीक दिए हैं। सब केस ये नहीं है कि जो खरीदे हैं उनके पैसे गलत हैं। भाई वो पैसे दिए या आपने
अजहर साहब, फर्ज करें ये केस मान लिया जाए तो ये तो इनकम टैक्स ना, देखिए मैं जरा आसानी से ना 137 जो है ना वो गलत बयानी के हवाले से कहा कि उसकी सजा 167 में होगी। 167 में करप्ट प्रैक्टिसेस डिफाइन है, उसमें ये नहीं बताया कि ये गलत बयानी हो तो करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगी। वो सेक्शन 174 अगर असल इसकी हिस्ट्री समझिएगा, ये बुनियादी तौर पर जिस सालों के हैं ना एनुअल डिक्लेरेशन 120 दिनों के अंदर अंदर इस पे आपको कार्रवाई करनी है। वो आपको याद है मैंने 1990 से अब तक के सारे असासे अजहर साहब ये अजहर साहब ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जज साहब ने आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री नहीं किया, आर्गुमेंट यही दिए गए थे वहां पे, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ऐसे अजहर साहब सवाल ले लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे गवाह लेकर आना, जज साहब कहते हैं इनका ताल्लुक नहीं है, इनको क्यों पेश किया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं उनको बीच में डाल दिया गया गवाहों की लिस्ट में, उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए वकील पेश ही नहीं हो रहे, ख्वाजा आरिफ साहब आ नहीं रहे, तो आप अपना केस खुद नहीं खराब कर रहे क्या? ना सर मेरी बात सुनिएगा कि जब जज अपनी मर्जी से चुन के लगाया जाएगा, पहले जज को ऐसा क्या हो गया था, एक जज जो छुट्टियों में गया था घर बुला लिया जाएगा, उसको दोबारा बुला लिया जाएगा। वो जज जिसने 5 तारीख को एक अपना कोर्स करने आना है उसको क्यों लगा दिया गया? देखिए अब ये जुबान किसी वक्त जुडिशियल कमीशन बना के सारी तहकीक कर देंगे। मैं आम आदमियों को समझाने के लिए 1990 से अब तक के असासे सारे आ गए हैं, गाड़ियां आ गई, गाड़ियां नहीं जा सकती, कस्टम ड्यूटी में फ्रॉड हुआ, टैक्स में फ्रॉड हुआ, छोड़े वो तो चौक बजाय उनका नाम इमरान खान नहीं है ना, उनका नाम आजकल इमरान खान होता तो वो सारे के सारे इस तरह कटहरे में होते। अब इसी तरह मैं आ गया सर, पॉइंट आ गया भट्टी साहब, एग्जैक्टली इसी तरह ही आपको याद होगा पैनामा का जब फैसला आया था तो उस वक्त नून लीग भी एग्जैक्टली यही कहती थी कि जनाब अपनी मर्जी से जज लगाया गया, ये जज अपनी मर्जी से इसी तरह फैसले दें। बिल्कुल हिस्ट्री उसी तरह ही रिपीट कर रही, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप नाम बदल दें और जिस तरह जहाँ तारड़ साहब बैठे हैं यहाँ अगर आप किसी पीटीआई के जो उस वक्त के तर्जमान थे उनको बिठा दें, जहाँ अजहर साहब बैठे हैं वहाँ तारड़ साहब को बिठा दें, बिल्कुल सेम टू सेम। और ये सच है कि ये मुल्क एलीट क्लास का है, पूरा मुल्क इनके लिए तोशा खाना है इस एलीट क्लास के लिए। और ये भी सच है कि ये 5 या 10% के लिए ही ये सारा कुछ है। ये रिलीफ हमजा शहबाज को छुट्टी वाले दिन घर की बेसमेंट में रिलीफ मिला ना जी, मिला था। मरियम नवाज साहबा सुबह गई, दोपहर को जमानत मिली और कहा ना नायब 10 दिन के बाद 10 दिन पहले बताया कि गिरफ्तार करना है। नायब के दफ्तर के ऊपर अच्छा खासा वहां पर पथराव शुरू हो गया था, नायब की उन्होंने खिड़कियां तोड़ी और उसके बाद नायब सहम गया ना। नवाज शरीफ साहब ने कहा ना कि मेरे असासे ज़राए आमदन से ज्यादा तुम्हें क्या, जरदारी साहब ने कहा ना कि नैब की क्या मजाल मुझे पकड़े, तुसी कह के देखो। और हाँ इसहाक डार साहब सलमान जो हैं वो उधर से उनको रिलीफ मिला ना, और इसी तरह यहाँ भी रिलीफ मिला। तो इशू ये नहीं है, इशू बुनियादी तौर पे ये है कि आपने इतना डिले कर लिया, 37 हाजिरी माफ दरखास्तें मंजूर कर ली, लंबा कर लिया। क्या था अगर 3 बंदों को सुन लेते, नंबर 1। और जिस जज पे अभी ये मंसूर अली शाह पे 2 दिन बाद हुकूमत ने एतराज़ किया, वो हट गए ना बेंच से सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब पे और वो मुतस्सब जज और हट गए। 37 हाजिरी से ससना की दरख्वास्त से मंजूर करना खान साहब के हक में जा रही है, हाँ, लेकिन 4 गवाह ना सुनना ये खान साहब के खिलाफ जा रही है। हाँ, 4 गवाह आप लिस्ट दे रहे हैं, गवाह वहां पे पेश नहीं कर रहे। हाँ, गवाह आपके पास है ही नहीं वहां नहीं, लेकिन आप अगर कहेंगे कि 1.5 घंटे बाद पेश करें और वो कहें कि कराची में है या 2 दिन दिए, 1 आध दिन ले लें, वो कह रहे हैं 2 दिन बल्कि 3 दिन दिया, आखिरी दिन भी कहा गवाह ले आओ। और नहीं अजहर साहब की बात सुन ले, 1.5 दिन दिए। अजहर साहब क्या कह रहे हैं, बोले अजहर साहब रिपीट करें। सर सिर्फ 1 घंटा दिया था, 1 घंटे के अंदर सारे गवाह पेश करो और उसके बाद कह दिया गैर मुतलका है। ये चैलेंज कबूल कर ले, इस बात को आ जाए। नहीं, हर बात पे चैलेंज ना कबूल करवाएं। अगले दिन उन्होंने बुला लिया था, उन्होंने कहा अगले दिन ले आए, 1.5 दिन दिया था। भट्टी साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर सवाल झूठ नहीं बोलना है। तारड़ साहब का केस हो, तारड़ साहब किसी जज पे अदम एतमाद करें और जिसमें जस्टिस आमिर फारूक पे भी किया और इन पे भी किया, क्या तारड़ साहब को अच्छा लगेगा कि वो जज इनके खिलाफ फैसला सुना दे? नहीं। तो जब इंसाफ के पैमाने नवाज शरीफ के लिए हैं, यही चीज जाके आपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो है रखी, दरख्वास्त रखी, उन्होंने आर्गूमेंट सुने, आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने जो अपना फैसला दिया, उन्होंने कहा जी आप इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि इनकी फेसबुक की पोस्टें आई हुई हैं और आप इस बात के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि केस बड़ा जल्दी चलांदा पे। ये 2 चीज़ों के ऊपर आपने, तीसरा था कि केस नाकाबिल समाअत है। नहीं, वो तो मैं तो जज के हवाले से, मैं तो जज के हवाले से बात कर रहा हूँ। शाह भट्टी साहब, ये मैं जवाब दे दूं जरा मुनासिब होगा। ये केस ये नहीं है,
सर केस क्या है? सर जज केस की है बायसनेस के ऊपर तो यही ग्राउंड थे ना सर। के एंटी-पीटीआई तो जज सोचिए, हैं 2014 अपना में जो फेसबुक अकाउंट। जो चीफ जस्टिस साहब नीचे भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन का इशू 137(4) के सर वो तो तहत भेज रहे हैं, 120 लेकिन जज की बायसनेस के ऊपर जो Decide किया। सवाल किया गया था वो तो रिजेक्ट कर दिया गया ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। मैं फिर बताना चाहूँ, वो जज की बायसनेस के ऊपर एक इंक्वायरी करने का कहा है, उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसकी इंक्वायरी करने का कहा है सर? फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, वो inquiry- किसकी इंक्वायरी करने का कहा है? आपको पता है वो किसकी इंक्वायरी है सर? के नीचे है वही एफआईआर जो इनकी एफआईआर के नीचे है। आप सर ये छोड़े इसको। वो एक्चुअली जो इंक्वायरी करने का अजहर साहब, वो इंक्वायरी करने का ये कहा गया है कि ये देखें कि इस जज के बदनाम करने की किसने कोशिश की है, वो इस चीज की इंक्वायरी करने का कहा गया। ट्रोल सामने आ जाएंगी, ओरिजिनल उसके फेसबुक की चीजें सारी सामने आ जाएंगी, फिर क्या होगा जब ये सारा कुछ सामने आ जाएगा? मैं जो सवाल रख रहा हूं कि चीफ जस्टिस साहब, जो अभी शाद भट्टी साहब ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया है कि चीफ जस्टिस साहब 3 दरखास्तें नीचे क्यों भेज रहे हैं, जुडिशरी का फैसला खुद क्यों नहीं करते, बार बार उसको भेज रहे हैं। वो भाई 137 सब सेक्शन 4 के तहत 120 ओके सर, ये यही सवाल मैं ताड़ साहब के सामने रखता हूं कि 3 दफा क्यों आखिर सेम जज के पास भेजा जा रहा है? अगर एक जज इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है या बना दिया गया है या एक पार्टी को उसके ऊपर एतराज है, तो क्यों बार बार उसी जज के पास? मैं एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद कोई चीज का मौका देते हैं कि आई नो ही वांट्स टू आंसर दिस। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जज साहब के ऊपर एतराज़ात उठाए जा रहे थे कि जनाब चीफ जस्टिस ने क्यों बार बार 3 दफ़ा एक ही जज के पास ये वापस भेज दिया। और उससे पहले, ब्रेक से पहले इरशाद भट्टी साहब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हवाले से कि क्या उन्होंने तोशाखाना से जो लिए गए तहाइफ है उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, तो क्या उनके लिए भी इंसाफ का पैमाना यही होगा या नहीं? तार साहब प्लीज रिप्लाई। पहले तो मैं बहुत मिस करता हूँ अजहर सदीक साहब को। अदालत में मिलते थे ना, हंसी मजाक होता था, हाथ मिलाते थे, लीगल बहस होती थी। काश ये इस वक्त इमरान खान साहब को छोड़ के ना गए होते, अदालत में मौजूद होते। यही आर्ग्यूमेंट जो मंसूर अली खान के सामने बैठ के कर रहे हैं, ये हुमायूं दिलावर की आंखों में आंखें डाल के करते। खान साहब पता नहीं खफा होंगे, खुश होंगे। बहरहाल अजहर सदीक साहब को पाकिस्तान में आई ओनली मिस हिम एंड मिस दैट कॉर्डियल रिलेशन जो कोर्ट के अंदर इनकी वजह से होता था। मैं बड़ा मिस करता हूं। ये उनकी शरारत है। मैं बड़ा जो कहते हैं ना वेल लेफ्ट कर दो, काश आता मैं आपके पास। जी होते तो बड़ा मजा आता। बहरहाल अब वो ये नहीं है, वो खुद साख्ता जलावतनी में है या पता नहीं बाहर किसी जरूरी काम से गए हैं। अच्छा अच्छा बहरहाल वो अब मुल्क में नहीं है तो सेम जज 3 टाइम्स। अच्छा बात ये है कि वो शख्स जो अकेला डायरी लेके निकला था, जिसने साइकिल पे दफ्तर जाना था, जिसने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाना था, जिसके कपड़ों में पैबंद देख के कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए थे। आपको नदीम मलिक साहब का इंटरव्यू याद होगा क्या? वो नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो कपड़ों के पैबंद देखे तो वो कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए। ये बुशरा बीबी का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा ये वो शख्स है ना जिसकी ये मैं आई एम सॉरी भट्टी साहब की मौजूदगी मुझे आमद होना शुरू हो जाती है, ये मैं ऐसा हूं नहीं। अच्छा बहरहाल ये वो शख्स था जो रियासत मदीना का दावेदार था। अब आप एक काजी के सामने खड़े हैं, आप उसको बुरा भला भी कहते हैं, उसको गालियां भी देते हैं, आप अपर कोर्ट में जाते हैं, वो कहती है नीचे भेज दें, नीचे जुरिस्डिक्शन डिसाइड होती है, आप वापस अपर कोर्ट में आते हैं। बात ये है कानून के मुताबिक आपका एक राइट है जो आपने एक्सरसाइज किया, उस जज साहब का ये राइट था कि वो उसको डिनाई करते। डिलेइंग टैक्टिक्स, इन्होंने एक दिन मंसूर साहब मेरिट पे बात की और कहा कि मैं जवाब देता हूं अपना तोशाखाना के तहफ़ का। स्टे ऑर्डर, जुरिस्डिक्शन, टाइम बार्ड, एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, नो कॉन्फिडेंस। अच्छा नो कॉन्फिडेंस कब करते हैं? पहले दिन करो, ये असूल होता है वकील का। आपने नो कॉन्फिडेंस करना है, बायस पे बात करनी है, आप पहले दिन कहते हैं हमने नहीं सुनवाना। जब फैसले के करीब मामला लग जाए तब अदम एतमाद तो बदनी है। देखें, और दूसरी बात, आमिर फारूक पे अदम एतमाद किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जब वो फैसला महफूज कर चुके, इधर जिरा मुकम्मल हो चुकी है, आप अदम एतमाद कर रहे हैं। भाई जिरा मुकम्मल होने के बाद अदम एतमाद का मतलब पता है क्या है? मुझे बीइंग अ लॉयर दोबारा शुरू होता है, बीइंग अ लॉयर गाइड मी व्हाट हैपेंस? ट्रायल दोबारा शुरू होता है नए जज के पास। अगर फ्रॉम डे वन वो ये अगर प्रैक्टिस बन जाए, मैं अजहर साहब के पास जाऊंगा ना, ये अगर प्रैक्टिस बन जाए कि मैंने ट्रायल डिले करना है, मैं चोर हूं खुदा ना खास्ता, मैं हर जज पे पहले दिन अदम एतमाद करूंगा, मेरा ट्रायल वो जाके 0 से स्टार्ट होगा। ये क्या तरीका है? आप 11 माह ड्रैग कर रहे हैं, तकनीकी बुनियादों पे खेल रहे हैं। आप तो मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, आप तो रियासत मदीना के दावेदार हैं, सब कुछ कच्चा चट्टा खोल के रखते हैं। एक और चैलेंज, ये चैलेंज की बात करते हैं अजहर भाई, मेरे बड़े भाई हैं जी। काश अपनी गवाहों की लिस्ट में
लेके आते उस खरीदार को जिसको इन्होंने ये तोहफा बेचा था। कहते हैं कि ये वो खरीदार है, ये हक हलाल के इसके पैसे जो मैंने लिए। मेजर जनरल साहब का भी नाम वो बीच उनका नाम क्यों नहीं दिया लिस्ट में? देखें, ये बढ़के मार देना और बाद में लिस्ट में गैर रऊफ हसन का नाम दिया हुआ है। सुभान अल्लाह, नौकर के आगे चाकर, चाकर के आगे टमटम। मतलब ये कोई तरीका है? आप अपने घर के लोगों के अब नाम देना शुरू हो गए। जल्दी से मुझे वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बताइए, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं पहली बात ये है, ये तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड होती हैं। मियां नवाज शरीफ पे केस बना, नैब में गया, वहां से वापस आया। एनीबडी इज मोर देन वेलकम टू फाइल दीस केसेस। मियां साहब ने गाड़ी ली? बिल्कुल ली थी ना जी। क्यों ली? अलाउड नहीं थी? नहीं अलाउड थी, रूल्स के मुताबिक ली। रूल्स रिलैक्स किए गए। ये ना रूल्स रिलैक्स करने की भी पावर किसके पास है? गिलानी साहब ने, किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ने किया। देयर यू गो, एक अथॉरिटी है ना, एक्सरसाइज हुई है। ब्लैक मार्केट में नहीं बेचा, जाती इस्तेमाल में लाए हैं, ठीक है, उस कानून के मुताबिक। गाड़ी वैसे कब आई थी? ये मुझे डिटेल्स का 90s के अंदर आई होगी। दी कब? 2008। बट मैं कह रहा हूं, देखें, अगर ली है तो कोई कीमत अदा की होगी, कोई रूल्स के मुताबिक किया होगा। ये तो नहीं किया कि जाके 20% एक चीज ली और ब्लैक मार्केट में बेच के उसके पैसे अकाउंट में जमा करा दिए और वो भी अकाउंट में कम पैसे जमा कराए। ये तो कारोबार था ना। देखें, अब मैं कहूंगा तो फिर ये लोग देखिए, ये चीज जजमेंट में नहीं है। टीसीपी का जो मैं बताता हूं ना, है आपने क्या है टीसीपी ने आपने सस्ता बेचा? ये मैं बताता हूं ना, टीसीपी की कंप्लेंट में ओरिजिनल ऑर्डर पढ़ें। ये केस किस केस से जन्म लिया है? लेट्स गो बैक टू द ऑर्डर। ओके। जिसकी बुनियाद पे क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई है। जब इमरान खान साहब नाहल हुए, ईसीपी में रेफरेंस भेजा स्पीकर कौमी असेंबली ने, हम मुद्दई थे। क्या लिखा उसमें कि एक फॉल्स डिक्लेरेशन, मिस डिक्लेरेशन, और जो आपने पैसे अकाउंट में जमा कराए जो अली जफर ने माने बैंक अल-फलाह के अकाउंट में, वो मुताबिकत नहीं रखते जिस कीमत पे आपने ये बेची है। आपने कम पैसे जमा कराए। क्रिमिनल कंप्लेंट उस ऑर्डर की बेस पे फाइल की गई है जो ईसीपी ने हमारे केस में दिया था। ठीक। अजहर साहब, ये आपने सारे आर्गुमेंट्स तारड़ साहब के सुन लिए हैं और वो कह रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह ही होता है, और ये टेक्निकली खान साहब ने खेलने की कोशिश की कि एंड के ऊपर जाके जब फैसला आने वाला था तो जज के ऊपर जो है वो इतराज उठा दिया गया। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब चले गए हैं। मैं तो नहीं, इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ हैं, मेरे साथ बैठे हैं, मुस्तफीद हो रहे हैं आपकी गुफ्तगू से। जवाब दे दूंगा, जरा सुनिएगा। अब जरा पहली बात है ना, मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं ना, पूरी दुनिया का मुसलमान असूल है। वो जो बात पूछ रहे थे उसका जवाब नहीं दिया। वो जवाब ये है कि जब तक दायरा इख्तियार नहीं है आप कुछ कर नहीं सकते। मैं सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 ये है कि 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर करना है। तो अप्रैल 2019 में नहीं किया, अप्रैल 2020 में नहीं किया, अप्रैल 2021 में नहीं किया। इन्होंने बदमाशी क्या की, गुंडागर्दी क्या की कि स्पीकर के पास ले गए रेफरेंस। स्पीकर का तो इख्तियार ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने क्या अब आगे ना जिस तरफ आना चाहते थे। हाँ, ख्वाजा जहां आमिर फारूक साहब के पास पुराना एक केस चल रहा है जिसका आज जिक्र कर दिया इन्होंने, ये इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन बदनीति क्या की, उन्होंने कहा इस्तगासा भी चलेगा और उनको नाहल भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। वो मामला लाहौर में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, 5 मेंबर बेंच सुन रहा है। और कमाल की बात जरा देखिएगा, वहां पर वकील कौन है? और अमजद परवेज साहब जो वकील हैं वो नवाज शरीफ खानदान के अलावा फिर जहां शहजाद शौकत साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने जो वकील किए हुए हैं। अजहर साहब, अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपने पहले भी एक दफा मेरे प्रोग्राम में उठाया था। मैंने उस वक्त भी आपसे बात की थी कि सर वकील का काम तो अच्छा चले, मैं आपसे सवाल करता हूं। अजहर साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, कल को आज से साल 2 साल के बाद मरियम नवाज का कोई केस आया तो आप बतौर वकील लड़ेंगे? मैंने अपनी लीडरशिप से बात की इनको वकील करने के लिए। मैं आज ये राज खोल रहा हूं, सीरियसली। मैंने अपनी पार्टी में कहा कि अजहर सदीक हमारी साइड पे होना चाहिए। ऐसा एक बंदा मेरे रिक्वायर्ड है। अजहर साहब, केस आ गया। मैंने अपनी लीडरशिप से बात की इनकी। अजहर साहब, केस आ गया और मैं ये ऑनर कह रहा हूं आपको। मैंने बात की अपनी लीडरशिप से कि अजहर साहब को ले। पहले मैं खत्म कर दूं बात। मुझे इन्होंने नैब का प्रोसिक्यूटर बनाया। ना करो, मैं थोड़ा पाइए छोटा है तो मतलब शुरू कर दो। वापस नहीं हुआ मुझे, और केस इन्होंने वापस नहीं प्रोसिक्यूट। मैं मरियम के केस में प्रोसिक्यूटर तैनात हुआ था। लेकिन कमाल की बात बता रहा हूं आपको, मेरा आज तक वापस होने का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अच्छा, मुझे अजहर साहब ये बताइए, अजहर साहब, ख्वाजा हारिस साहब किस केस में थे जी? मियां साहब के वकील तार साहब पनामा में जी। तो ख्वाजा हारिस साहब अब इसमें इमरान खान साहब के वकील हैं। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, बता देना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा वकील था, मुझे ये बता दें आप। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। और ये सुनिएगा आगे जरा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो खत्म कर दूं बात। सेक्शन 137 के तहत ये हुआ, ये मामला चैलेंज कर दिया गया ख्वाजा आमिर फारूक साहब के पास। आमिर फारूक से कहा कि स्टे करें, वो स्टे नहीं करते थे। मैंने फाइल किया वोटर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बन गया।
लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि भाई ये मियां वाली का केस है, इनको आमिर फारूक साहब को कहा जस्टिस आमिर को वापस दे दे, ये वापस नहीं देते थे। कौन कहता है बायस नहीं है चीफ जस्टिस? मैं आपको उस वक्त के हालात तो बेसिकली अब आपका इतराज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी है, हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर। उन्होंने दायरा इख्तियार नीचे क्यों भेज रहे हैं? खुद भी फैसला करते। सर मुझे अब जरा इरशाद भट्टी साहब को भी जरा इजाजत दीजिए, वो भी आप कुछ हम कलाम होना चाहते हैं। भट्टी साहब गल पता की है, हवावां नहीं छड़ियां, हवावां का चक्कर है सारा, हवावां ठीक नहीं है जिहदी वजह तो सारा कुछ हो रहा है, या एक्चुअली मेरिट के ऊपर ही सब कुछ हो रहा है? नहीं, तोशाखाना केस को अगर मेरिट पे हम समझें कि ये मेरिट पे जो कुछ हुआ है, हाँ। इसमें आपको पता है कि स्पीकर साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब का मुस्तरद किया रेफरेंस जो इन्होंने जमा कराया, सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी का मुस्तरद हुआ, हाँ। इलेक्शन कमीशन अदालत बना, फौजदारी मुकदमे में बदला, इधर आया और इधर आके फिर वो हुमायूं दिलावर साहब और आमिर फारूक साहब का जुड़ा हुआ है केस सीता वाइट्स केस से भी, कि जिस तरह वो फैसला आया और पुरस्कार तरीके से हटा दिया गया वेबसाइट से। तो वो अगर तो मेरिट पे समझा जाए तो मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान से एक एक तोहफे का हिसाब लें। इमरान खान साहब ने जो बताया था कि हम रियासत मदीना में, या उन्होंने अपनी स्ट्रगल में कि तोहफे लेने नहीं चाहिए, छुपाने नहीं चाहिए, और फिर उन जो कुछ नवाज शरीफ साहब ने जवाब दिया था कि ये मेरे मुल्कों से तल्लुकात खराब होते हैं, वही इमरान हुकूमत ने जवाब दिया, और जैसे वो अदालत में इमरान खान आए ऐसे इनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना पड़ा। ये तो सारा ठीक है, ठीक। लेकिन बात यह है कि अगर मेरिट ये थे, PDM 26 नुकात पे आ रहे थे, 26 नुकात पर असली और वदिया जमहूरी तरीक चल रही थी। PDM सरबराह मौलाना साहब थे और सारी सियासत इकट्ठी थी, ठीक। और वो क्या कहते हैं इसको, PDM को मैं मुश्तरका मफादात कौंसिल कहता हूँ, जो जिसने मरदमशुमारी आगे खत की है ना, तो ये मुश्तरका मफादात कौंसिल है, और 75 साल से हमें मुश्तरका मफादात कौंसिल ने रूल किया है। अच्छा, मुश्तरका मफादात कौंसिल जब इक़्तिदार में आई, और जेन्युइन तरीके से मैं मान लेता हूँ इक़्तिदार में आई, तरीके अदम एतमाद पेश की आ गए, उसके बाद हमें क्या पता चलता है? आपको बताते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के अप्रैल 2019 में हमसे राबता हो गया था कि पंजाब भी ले ले, मरकज़ भी ले ले, आगे आ जाए। ख्वाजा आसिफ साहब भी मोहम्मद मालिक, पता किसने राब्ता किया था? नहीं, ये नहीं पता एक्चुअली वो शख्स कौन था, नहीं पता। ये भी एक बहुत बड़ा धमाका होगा किसी दिन, अच्छा, अगर कभी मंजर आम पर आ गया। अच्छा, तो दूसरा आ गई ख्वाजा आसिफ साहब ने हमें बताया कि नवाज शरीफ साहब, सॉरी क्या कह रहे हैं सर? मैं क्या, वो आपको पता है मंसूर भाई? मुझे पता है, लेकिन मैं जब तक ख्वाजा साहब खुद नहीं बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, ये ख्वाजा साहब के ऊपर है। अच्छा, फिर हमें बताया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए थे, जो हम समझते थे वाकई उनकी 12 बीमारियां हैं, 17 दवाइयां खाते हैं, 7 स्टंट हैं, 3 हार्ट सर्जरीज हैं, तशवीशनाक हद तक बीमार हैं, बकौल ख्वाजा आरिफ साहब जो आजकल इमरान खान साहब के वकील, तो लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए। फिर आगे आ जाइए, जरदारी साहब क्या कहते थे? जरदारी साहब ने कहा फार्मूला बनाने वाले मुझसे कहते हैं फार्मूला बना कर दो, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ। आगे आ जाइए मौलाना साहब कि मैं तो जनरल फैज़ हमीद से डील करके गया था, धरना कॉल ऑफ किया था, असम्बलियां टूट रही थी, एक तरफ जमहूरी असली और वदिया, दूसरी तरफ पीछे डीला। मैं एक ब्रेक, मुझे ब्रेक का तरह कहा जा रहा है, तो जब ऐसी डीले हो रही हैं तो बीच में ब्रेक भी लेनी पड़ जाती है ताकि अगली डील हो, और एक ही चल रही है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद ताड़ साहब से पूछेंगे कि जनाब अब सब कुछ हो गया, अब तो खान साहब भी अंदर चले गए, अब बता दीजिए मियाँ साहब ने कब वापस आना है? ये सवाल भी रखते हैं इनके सामने, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ताड़ा साहब, अब मैं स्ट्रेट वे सवाल, अब चले गए खान साहब, अंदर जेल भी चले गए, आप लोगों की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, अब मियाँ साहब फ्लाइट टिकट बुक हो गया उनका? देखिए, अब अल्लाह ताला से डरना चाहिए, रहम मांगना चाहिए, ख्वाहिश कोई नहीं थी, सिर्फ ये था कि आप दावे बड़े बड़े करते हैं और आपके करतूत जो हैं वो सबके सामने हैं, और एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुआ, पकड़ धकड़ नहीं हुई कि किसी की गाड़ी में मंशियात डाल दो, किसी की बेटी को पकड़ लो, किसी की बहन को अंदर कर दो, किसी को पकड़ो और उसकी बीवी को 1.5 घंटा, अलीम खान साहब की बेगम को उन्होंने वेटिंग रूम में बिठाया खावंद को गिरफ्तार करने के बाद, जो इन पे अरबों रुपया लगा चुका था। मैं करोड़ों नहीं कह रहा, मैं अरबों रुपया कह रहा हूँ। बहरहाल वो अपनी जगह पे, मियाँ साहब की वापसी ना तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लिंक्ड थी, ना किसी और चीज़ से लिंक्ड है। उनकी कानूनी टीम ने मशावरत की, एवन फील्ड में एक फ़ैसला आ चुका कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने मावनत और एयानत की थी, वो जुर्म था उनका। उस पर उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अक्यूज़ का क्या जुर्म था, जो मेन मुलजिम है, उन्होंने कहा जी उनका ये जुर्म था। उस पर बहस हुई, नैब कंसर्न डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर सका, उनके पास थे नहीं।
तो हम लीगल हवाले से तैयारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर उनको पाकिस्तान होना चाहिए आइडियली। और मेडिकल हवाले से? मेडिकल हवाले से जो रिपोर्टें जमा कराई हैं, देखें जो प्रोसीजर्स भट्टी साहब ने भी कहा, उन्होंने अपने तरीके से कहा, वो तो इस्टेब्लिश्ड है ना। कोई मतलब इसमें, जब वो वजीर आजम थे तो हार्ट की परफोरेशन हुई थी, ठीक है ना। कोट लखपत में हम तो जेलों को समझते हैं ना कि जेल, होम डिपार्टमेंट, प्रेजेंट डिपार्टमेंट, हम तो इंटरफेरेंस नहीं करते। ये आपने इमरान खान साहब डॉक्टर लीग के फॉलोअर्स के लिए एक क्लियर कट आइडिया दे दिया कि महीने से 1.5 महीना इसमें अप्रॉक्सीमेटली लग सकता है। मैं अजहर साहब आपसे भी पूछ लेता हूँ, जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए बता दीजिए कि खान साहब अब कब आएंगे? अच्छा, खान साहब तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जी, ये फैसला है ही नहीं, ये जड़ से उखड़ जाना है जुरिसडिक्शन के पॉइंट के ऊपर। मैं वैसे हैरान हो रहा था, पता नहीं टीवी शीवी हम देखते नहीं है, तारीख में जितना कुछ इस वक्त इस मुल्क में हुआ है लोगों को पकड़ दकड़ के लिए, इमरान खान के एक वारंट ऑफ अरेस्ट कराने के लिए क्या कुछ हुआ है, ये तारीखी तौर पर तारीख जज करेगी इसका कि ये जो जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क में पार चलाने और पीछे बैठ के जिन लोगों ने इनके साथ बैठ के ये जो खास जमहूरी कुव्वतों ने किया ना, ये तारीख का हिस्सा है, याद रखिएगा। तो आपने खुद ही एक सवाल दे दिया, लाहौर से पकड़ा, वो मैं जवाब नहीं दे सका। 12:44 में फैसला अनाउंस किया, 1:10 में इमरान था, और ये फैक्सो फुक्सो में कोई नहीं होता है। ये ओरिजिनल वारंट ऑफ अरेस्ट सर्विस कराना था, वो सर्विस 4:30 बजे हुआ, इतनी देर में पकड़ के वहां ले गए। आप इस सब पे एहतजाज करने वापस कब आ रहे हैं? आप अगर डी चौक पे प्रोटेस्ट रख लें, हम इंटीरियर की तरफ से फैसिलिटेट करेंगे, परसों ही रख लें, आखिरी दिन है हमारा, मेरी आपकी दीदार की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। चले, मुझे प्रोग्राम यहाँ रैप अप करना है। सबको इंतजार है, तारड़ साहब को जो है वो सिद्दीकी साहब की वापसी का इंतजार है, मुझे नवाज शरीफ साहब की वापसी का इंतजार है, इरशाद भट्टी साहब को इमरान खान साहब की वापसी का इंतजार है, और इसी दौरान प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। अब आप भी इंतजार कीजिए, कल हमारी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।